हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ टाइप क्वेश्चंस। तो आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन एक कह रहा है कि एक तारकीय ब्लैक होल एक विशाल तारे के ढहने से उत्पन्न होता है। दूसरा कथन कह रहा है अधिकांश आकाशगंगाओं, जिनमें हमारी आकाशगंगा भी शामिल है, के केंद्र में अत्यधिक विशाल ब्लैक होल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो आपके ऑप्शन है कि कथन एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है ना तो एक और ना तो दो सही है। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहा है कि एक और दो दोनों सही है। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष समय के क्षेत्र हैं जिनमें इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। इसमें इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है कि अगर इसमें जो है ये लाइट की रेज जाती हैं तो ये भी बचकर नहीं निकल पाती हैं। दूसरा कह रहा है कि वे तब उत्पन्न होते हैं जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में अपने आप में ढह जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण आकर्षण वाला एक अत्यंत सघन पिंड बनता है कि यह अपने चारों ओर अंतरिक्ष समय को विकृत कर देता है। एक तारकीय ब्लैक होल एक विशाल तारे के ढहने से उत्पन्न होता है। मध्यवर्ती ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 100 से 100,000 गुना तक होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और इनका द्रव्यमान सूर्य से लाखों से लेकर अरबों गुना तक होता है, अतः दोनों कथन सही है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 2 है कि अकीरा रैनसमवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे अकीरा रैनसमवेयर है। कथन एक कह रहा है अकीरा एक रैनसमवेयर है जो केवल विंडोज़ आधारित सिस्टम को लक्षित करता है। कथन 2 कह रहा है अकीरा रैनसमवेयर का प्राथमिक उद्देश्य पीड़ितों से संवेदनशील डेटा चुराना और फिरौती के लिए दोहरी जबरन वसूली करना। पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कथन ये कह रहा है कि अकीरा जो एक रैनसमवेयर है ये केवल विंडोज़ आधारित सिस्टम को लक्षित करता है, यानी कि टारगेट बनाता है विंडोज़ बेस्ड सिस्टम को। और कथन 2 कह रहा है कि अकीरा रैनसमवेयर जो प्राइमरी रूप से या जो प्राइमरी पर्पस जो पीड़ित हैं उनके संवेदनशील डेटा को चुराना है, फिर फिरौती वसूलना है उनसे। तो यहाँ पे आपका जो कथन दिया हुआ है 1 और 2, इसमें बताना है कि कौन से सही हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है और डी कह रहा है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी होगा। चलिए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो अकीरा एक रैनसमवेयर है जो विंडोज़ और लाइनक्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये विंडोज़ और लाइनक्स दोनों को टारगेट करता है, डेटा को एनक्रिप्ट करता है और डिस्क्रिप्शन और रिकवरी के लिए दोगुनी फिरौती की मांग करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये विंडोज़ को भी टारगेट करता है और लाइनक्स को भी टारगेट करता है। दूसरा कह रहा है कि अकीरा स्पीयर फिशिंग ईमेल, जो अकीरा स्पीयर फिशिंग ईमेल ड्राइव बाय डाउनलोड और असुरक्षित दूरस्थ डेस्कटॉप कनेक्शन के माध्यम से फैलता है। अकीरा विंडोज़ शैडो वॉल्यूम प्रतियों को हटा देता है जिससे डेटा पुनर्प्राप्ति और बैकअप में बाधा आती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। दूसरा कह रहा है अकीरा अपने प्रभाव और वित्तीय लाभ को अधिकतम करने के लिए दोहरी जबरन वसूली योजना अपनाती है। रैनसमवेयर संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए सबसे पहले पीड़ित के सिस्टम में घुसपैठ करता है, इसके बाद यह पीड़ित के डेटा को एनक्रिप्ट करता है जिससे यह पहुंच से बाहर हो जाता है। अंत में हैकर पीड़ित से उनके डेटा तक पहुंच बहाल करने के लिए फिरौती की मांग करते हैं, अतः कथन 2 सही है। तो कथन यहाँ पे 1 जो है वो गलत है और कथन 2 आपका, देखो जो कथन 1 है ये गलत है और कथन 2 सही है। यहाँ पे आपका और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि सकल स्थिर पूंजी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सकल स्थिर पूंजी GFCF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GFCF व्यवसायों, सरकारों और परिवारों द्वारा अचल संपत्तियों में निवेश को मापता है।
दूसरा कह रहा है कि इसमें मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं। तीसरा कह रहा है GFCF मूल्यह्रास के समायोजन के बाद देश में कुल निवेश की गणना करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है सभी तीन, और ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई भी नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है बी नंबर केवल दो सही हैं। अब कौन कौन से दो सही हैं चलिए हम देखते हैं व्याख्या पर। तो व्याख्या कहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 2014-15 में 32.78 लाख करोड़ रुपए, 2011-12 की स्थिर कीमतें से बढ़कर 2022-23 में 54.35 लाख करोड़ रुपए अंतिम अनुमानित हो गया है। देखिए यहाँ पे 14-15 में क्या था, 32.78 लाख करोड़, और 22-23 में कितना हो गया है, ये 54.35 लाख करोड़ रुपए अनुमानित यहाँ पे आंका गया है। अब देखो GFCF व्यवसायों, सरकारों और परिवारों द्वारा अचल संपत्तियों में निवेश को मापता है। इसमें मूर्त और अमूर्त संपत्तियां शामिल हैं, अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। GFCF आर्थिक विकास और यहाँ पे कह रहा है कि GFCF आर्थिक विकास और निवेश गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक है। GFCF कुल निवेश का माप नहीं है, क्योंकि केवल अचल संपत्तियों में शुद्ध वृद्धि का मूल्य मापा जाता है और सभी प्रकार की वित्तीय संपत्तियों, साथ ही इन्वेंट्री के स्टॉक और अन्य परिचालन लागतों को बाहर रखा जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो यहाँ पे कथन 1 था, कथन 2 था और कथन 3 था। कथन 1 सही था, कथन 2 सही था और कथन 3 गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, प्रत्यक्ष मेथनॉल ईंधन सेल, यहाँ पे प्रत्यक्ष मेथनॉल ईंधन सेल यानी कि डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि DMFC एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण है जो तरल मेथनॉल की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा कथन है, यह लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और मोबाइल फ़ोन के लिए बैटरी चार्जर के रूप में कार्य करता है। तीसरा है, यह अत्यधिक प्रभावी और कम ऊर्जा घनत्व वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है कि सभी तीन, और ऑप्शन डी कह रहा है कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है केवल दो। अब कौन कौन से दो सही हैं चलिए व्याख्या पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि DMFC एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा, यहाँ पे क्या है, विद्युत रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण है जो तरल मेथनॉल की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोबाल्ट और प्लेटिनम की मिश्र धातु को जब मैग्नीज के साथ मिलाया जाता है तो इसमें DMFC में एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में पाया जाता है, अतः कथन 1 सही है। तो यहाँ पे जो कथन 1 था वो सही है। अब देखिए आपका कथन 2 क्या कह रहा है। तो सामने रखे गए कई ईंधन सेल वर्गों में से DMFC को लंबे समय से फोर्कलिफ्ट जैसे छोटे वाहनों के लिए एक वांछनीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और सेल फोन, डिजिटल कैमरे, लैपटॉप और अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए बैटरी चार्जर के रूप में देखा गया, अतः कथन 2 भी सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा है, DMFC में उच्च ऊर्जा घनत्व, उच्च दक्षता और कम परिचालन तापमान होता है और ये तरल ईंधन मेथनॉल से निपटने के कारण संचालित करने के लिए अधिक सुरक्षित होते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कथन 1 क्या था, सही था, कथन 2 सही था और कथन 3 जो है ये गलत है। यहाँ पे कथन 3 गलत है। चलिए आपकी स्क्रीन पर ये 5वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेडिक्यूलिस रेवेलियाना का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक जीवाणु रोग है, ऑप्शन बी कह रहा है हाल ही में खोजा गया एक वायरस है, सी कह रहा है यह कन खजूरा की बिल्कुल नई प्रजाति है, और डी कह रहा है पौधे की प्रजाति हेमीपैरासाइटिक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कि ये जो पेडिकुलस रेवेलियाना है ये पौधे की प्रजाति का क्या है, हेमीपैरासाइटिक है। इसकी व्याख्या पे हम चलते हैं। तो व्याख्या कह रही है कि यह पेडिकुलस जीनस के लिए विशिष्ट है। इसके मोटे लकड़ी के तने और उन पर छोटे गुलाबी बैंगनी फूल होते हैं। तीसरा कह रहा है यह हेमीपैरासाइटिक पौधे की एक प्रजाति है। अपना भोजन खुद पैदा करने के अलावा इसमें आसपास के पेड़ों और पौधों की जड़ों से पोषक तत्व इकट्ठा करने की क्षमता होती है, अतः विकल्प डी सही है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो वीडियो यहाँ से अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको हम कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।